इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस किताब को कोई एक इंडिविजुअल फॉलो करे तो वो रिच बन जाएगा, और अगर इस किताब को कोई फैमिली फॉलो करे तो वो रिच बन जाएगी, और अगर वो किताब किसी कम्युनिटी के साथ या किसी कंट्री के साथ या ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी के अंदर उस किताब की जो पॉइंट्स हैं, उनके जो लेसन्स हैं, उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो पूरी दुनिया तरक्की कर सकती है। कि कोई भी मुल्क जो है वो किसी एक वजह से पुअर नहीं होता। किसी भी कंट्री का या किसी भी बंदे के पुअर होने के रीजंस होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। मिसाल तौर पे वो हेल्थ की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है, लो प्रोडक्टिविटी की बात करता है, इकोनॉमिकल डिविडेंड की बात करता है। वो बताता है कि आपकी जो कौम है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो यूथ बल्ज है, वो आपके लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है और आपके लिए वो इकोनॉमिकल डिविडेंड भी है। कि अगर आप समझते हैं कि एजुकेशन महंगी है तो आप इग्नोरेंस को आप देखें। जिस सोसाइटी में इग्नोरेंस होती है, जिस सोसाइटी में इलिटरेसी ज़्यादा होती है, उस सोसाइटी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो जेफरी सेश ये बात करता है कि अगर आप एजुकेशन को फोकस करेंगे तो सक्सेस विल किस योर पाम। एक सीएसएस के स्टूडेंट को इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? देखें, आप जब भी इम्तिहान दे रहे होते हैं, जब भी आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपके पास थॉट मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास थॉट मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के इनसाइट्स नहीं है, तो आप जो कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहे हैं, आप जो डिबेट कर रहे हैं अपने पेपर के अंदर, वो कैसे पता लगेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फयाज़ अहमद सुमरू। आज हमारा जो सेशन है वो एक दूसरी किताब के बारे में है। आज हम जो किताब डिस्कशन करने जा रहे हैं उनका नाम है दी एंड ऑफ पॉवर्टी, रिटन बाय जेफरी सेक्स। जेफरी सेक्स एक दुनिया का बहुत बड़ा राइटर है। इनकी जो किताब है एंड ऑफ पॉवर्टी, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस किताब को कोई एक इंडिविजुअल फॉलो करे तो वो रिच बन जाएगा, और अगर इस किताब को कोई फैमिली फॉलो करे तो वो रिच बन जाएगी, और अगर वो किताब किसी कम्युनिटी के साथ या किसी कंट्री के साथ या ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी के अंदर उस किताब की जो पॉइंट्स हैं, उनके जो लेसन्स हैं, उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो पूरी दुनिया तरक्की कर सकती है। समराइजली अगर मैं बात करूं, इस किताब के अंदर 4 बातें हैं। एक तो वो एजुकेशन के ऊपर बात करता है, नंबर दूसरा वो बात करता है इंटीग्रेशन के ऊपर, नंबर तीसरी जो बात कर रहा है इस किताब के अंदर वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर बात कर रहा है, और नंबर चौथी जो बात करता है वो सिक्योरिटी की बात कर रहा है। इस किताब को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक ह्यूमन सोसाइटी की ट्रेजेक्टरी नज़र आएगी कि दुनिया एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जा रही है। मिसाल तौर पे जेफरी सेक्स अपनी किताब में ये क्लेम करता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, नो डाउट कि उसने एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वेल्थ एक्यूमुलेशन को तो जन्म दिया, मगर उसके बावजूद भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पावर्टी है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर क्राइम रेट है, जहाँ पर हेल्थ के बहुत सारे इशूज़ हैं। तो उन्होंने एक सवाल, एक किताब के अंदर एक सवाल पैदा किया कि हाउ कैन एक्सट्रीम पावर्टी परसिस्ट इन द एज ऑफ द अबंडेंस, कि इन द एज ऑफ अबंडेंस में अगर एक्सट्रीम पावर्टी अभी भी है तो वो क्यों है। ये इस सवाल को जवाब देने के लिए जो जेफरी सेक्स ने इस किताब के अंदर जो डिबेट किया है वो डिबेट कमाल का है। गैर मामूली अंदाज में वो डिस्कशन कर रहा है और वो लोगों को बता रहा है कि अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मिलेगा, हाउ टू एलिमिनेट एंड हाउ टू एंड द पावर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। 21st सेंचुरी में पावर्टी को ख़त्म करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैन मेड प्रॉब्लम है, ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। जेफरी सेक्स बता रहा है कि दुनिया में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत बड़े। एक हमारे पास है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और एक हमारे पास होता है डिपेंडेंसी थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में ये कहा जाता है कि द रिच कंट्रीज आर रिचर बिकॉज इट्स पीपल बिलीव दैट, और इट्स पीपल हैव द फेथ एंड कन्विक्शन दैट दे वांटेड टू बी रिच, therefore they always cultivate such type of habits, ideologies, perception, attitude and values as well, whereas poor nations always remain poorer because its people do not possess or do not cultivate such habits to become richer as well। जबकि डिपेंडेंसी थ्योरी में ये क्लेम किया जाता है कि बहुत सारे कंट्रीज ये कहते हैं कि वी वर रिच बट वी वर एक्सप्लॉइटेड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड मेनी नेशंस एज वेल। बेसिकली इन दोनों थ्योरीज को जेफरी सेक्स अपनी किताब के अंदर रिजेक्ट करा और ये बता रहा है कि जो पावर्टी आपका वो एक रोड मैप नहीं है बल्कि वो पावर्टी ट्रैप है। वो बताता है कि जी पावर्टी ट्रैप है, उस ट्रैप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फंडामेंटल जो रीजन्स होते हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। जेफरी सेक्स अपनी किताब में बता रहा है, बल्कि वो उसको एम्फेसिस कर रहा है कि देयर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। वो बताता है कि डिजीज़ जो है वो बर्डन है और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सोसाइटी के इश्यूज़ को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे वो अपनी किताब में ये क्लेम कर रहा है कि मेरे किताब के जो कोर डायमेंशंस हैं, जिस किताब का जो थीमेटिक एरिया है
वो चंद ऐसी गुजारिशात हैं उस किताब के अंदर, चंद ऐसी रिकमेंडेशन हैं, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ग्लोबल लेवल पर के जो पावर्टी ट्रैप का जो वर्ड यूज़ कर रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जाता है। मिसाल के तौर पे वो अपनी किताब में क्लेम कर रहा है कि देयर इज़ द रोल ऑफ फॉरेन एड। फॉरेन एड को तो लोग हमेशा नेगेटिव समझ रहे हैं। जेफरी कह रहा है कि नो, फॉरेन एड कैन बी वेरी प्रूडेंट एंड पोटेंशियली स्ट्रेटेजिकली बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री, subject to that a country is focusing or investing that foreign direct investment or foreign aid towards the right path। अगर आप उसको एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको प्रॉपर प्लानिंग है, तो फॉरेन एड कैन एलिमिनेट somebody or someone or some country from the poverty as well basically। दूसरी बात कहता है कि जी सोसाइटी के अंदर जो हेल्थ होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो फोकस करता है जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम से उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको आपको इसलिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिकॉज वी आर नॉट द पीपल ऑफ सर्टेन एरिया, सर्टेन रीजन, रादर वी आर द पीपल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हम पूरी सोसाइटी के लोग हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नाउ वी आर लिविंग इन अ बॉर्डरलेस एंड बेरीलेस सोसाइटी। तो वो कह रहा है कि जी हेल्थ इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जेफरी सेशेस इस बात पे फोकस करता है कि अगर आपकी पुअर हेल्थ है, अगर आप मेल न्यूट्रिशन है, अगर डिजीज़ हैं सच एज मलेरिया, टीबी, HIV या इवन आपके जो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं वो अगर आप उनको टाइमली एड्रेस नहीं करते हैं, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो जो ग्रोथ है आपकी वो कभी भी प्रॉपरली नहीं हो सकती है। तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का एक अनडिनाइबल लिंक है आपके हेल्थ के साथ। अ हेल्दी सोसाइटी कैन डेवलप अ हेल्दी इन एन हेल्दी वे एज वेल बेसिकली। तीसरी बात वो बात करता है एजुकेशन के ऊपर, और वो कहता है कि एजुकेशन इज द अनदर पिलर्स ऑफ हिज स्ट्रेटजी। और वो कहता है कि यूनिवर्सल जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है वो लोगों को दी जाए, नॉट ओनली यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, मगर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, AI की बात हो रही है, या ऐसी एजुकेशन दैट कैन इंश्योर और अश्योर सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेशेस अपनी किताब में लिखता है कि इफ़ यू थिंक एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस। कि अगर आप समझते हैं कि एजुकेशन महंगी है तो आप इग्नोरेंस को आप देखें। जिस सोसाइटी में इग्नोरेंस होती है, जिस सोसाइटी में इलिटरेसी ज़्यादा होती है, उस सोसाइटी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो जेफरी सेश ये बात करता है कि अगर आप एजुकेशन को फोकस करेंगे तो सक्सेस विल किस योर पाम। अगली बात करता है एग्रीकल्चर ग्रोथ, और वो कहता है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत बड़ा पिलर है किसी भी सोसाइटी का। और वो बताता है कि जी एग्रीकल्चर को आप इस तरह फोकस करें जैसे आप उसको एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ ग्रो कर रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को एक बैकबोन बनाएं। और मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो एग्रेरियन सोसाइटी है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है बेसिकली। सो ही पॉइंट्स आउट दैट स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन पुअर नेशंस ऑफ्टन लैक एक्सेस टू फर्टिलाइजर, इम्प्रूव्ड सीड्स, इरिगेशन एंड मार्केट्स एज वेल। जब आपके पास ये लिमिटेशन होंगी तो आपके पास ग्रोथ नहीं होगी। जेफरी सेक्स ये बात करता है अगर कोई भी हुकूमत एग्रीकल्चर को बैकबोन बनाए, उसके अंदर प्रॉपरली, टाइमली, प्रूडेंटली और इफेक्टिवली अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, अल्टीमेटली देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल हार्नेस द स्वीट फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स एज वेल बेसिकली। अगली बात करते हैं फ्री मार्केट की। वो कहता है कि जी मार्केट अलोन कैन नॉट लिफ्ट द कंट्रीज फ्रॉम द पॉवर्टी। कि जो फ्री मार्केट है या मार्केट है वो सिर्फ अलोन नहीं है। वो बताता है कि आप किसी भी अगर मार्केट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उस मार्केट के अंदर कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, ट्रेडिशन, आप लेवीज उस कुछ इस अंदाज में बनाएं कि मार्केट जो है ना वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को इंजेक्शन बन जाए। इट कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल रीजन फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ एज वेल। और फ्री मार्केट को वो बताता है और वो क्रिटिकली, वो सिंपलिस्टिकली बताता है कि जी पार्टिसिपेशन इन फ्री मार्केट अगेन कैन नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी एज वेल बेसिकली। और वो कहता है नथिंग दैट मार्केट्स अलोन कैन लिफ्ट कंट्रीज आउट ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ही अंडरस्कोर्स दैट initial injections, carefully monitored aid, international cooperation are necessary back to poverty trap। पावर्टी ट्रैप को जब तक आप इंक्लूसिवली काम नहीं करते आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। फिर अगली बात जो करता है अपनी किताब के अंदर वो ये बताता है कि जी आपके पास ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और वो कहता है यू शुड नॉट बी ओनली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बट यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। कि जी दुनिया कैसे जा रही है, दुनिया के ट्रेंड्स को देखें आप, दुनिया के केस स्टडीज़ को देखें आप, दुनिया के मॉडल्स को देखें आप, और आप उसके बाद आप जाके ये अज्यूम करें और आप उसके बाद ये सोचें कि जिस अंदाज में, जिस ट्रैजेक्टरी में दुनिया जा रही है आप क्यों नहीं जा सकते हैं।
ऐसे वो कौन से पिटफॉल्स हैं जिसको आपने टाइमली एड्रेस करना है और फिर आपने आगे जाके ग्रो करना है। बहरहाल इस किताब को अगर हम स्टडी करें तो इस किताब के जो चंद पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ द मैनेजमेंट, वो ये कहता है जी पॉवर्टी इज नॉट इनएविटेबल, इट रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिसी रिलेटेड फैक्टर्स, कि ये नेचुरल नहीं है, ये इनएविटेबल भी नहीं है। वो ये कहता है ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज है हमारे अंदर। वो ये कहता है ज्योग्राफिकल जो हमारी जो एंडोमेंट्स हैं हम उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और वो कहता है कि हमारे पास जो पॉलिसी पैराडाइम्स हैं वो टाइमली नहीं बनते हैं, प्रॉपर्ली नहीं बनते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। फिर अगली बात कहता है जी जो पॉवर्टी ट्रैप है, वो ये कहता है पॉवर्टी ट्रैप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी कंट्री पॉवर्टी ट्रैप को नहीं समझता कि कोई भी मुल्क जो है वो किसी एक वजह से पुअर नहीं होता, किसी भी कंट्री का या किसी भी बंदे के पुअर होने के रीजंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मिसाल तौर पे वो हेल्थ की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है, लो प्रोडक्टिविटी की बात करता है, इकोनॉमिकल डिविडेंड की बात करता है। वो बताता है कि आपकी जो कौम है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो यूथ बल्ज है वो आपके लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है और आपके लिए वो इकोनॉमिकल डिविडेंड भी है। तो वो बताता है कि इस ट्रैप को समझना है और इस ट्रैप को ट्रैप के अंदाज में जाके एड्रेस करना है। तो इस किताब के अंदर जो मुझे एक और बड़ी अच्छी बात नज़र आई वो ये कहता है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें आप। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप रोड्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, सैनिटेशन के इश्यूज हल नहीं होंगे, तो आप इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं कर सकते। और वो कहता है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक्सट्रैक्ट अप्रोच ले हैं, किसी एक फैक्टर में आपने ग्रो कर लिया तो आप तरक्की कर जाएंगे, नहीं। जेफरी सेक्स कहता है कि जी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में बिलीव करें आप दुनिया की जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया के जो मॉडल्स हैं उनको आप यहाँ ले आएँ, उन प्रैक्टिसेस को आप कल्टीवेट करें, उन हैबिट्स को आप रेस्पेक्ट दें, उन आइडियोलॉजीज परसेप्शन को आप एक्सेप्ट करें और आप उसको फॉलो करें। आप ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक माइंडसेट रख के बैठे हुए हैं और आप ग्रो करेंगे, वो नहीं हो सकता। वो ये कहता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है। इसके अंदर हर कंट्री के अंदर, हर बंदे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर लोगों के पास आइडियाज़ हैं, लोगों के पास ख्यालात हैं। आप उनको अंडरस्टैंड करें, आप उसके ऊपर डिबेट करें, आप उसको एड्रेस करें, फिर आप देखें कि आपको तरक्की मिलेगी। फिर अगली बात वो करता है कि जी कोई भी कंट्री इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के बगैर डेवलप नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी जो है या इकोनॉमिकल जो आपकी जो ग्रोथ है वो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन एनवायरमेंटल इशूज़ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये हो नहीं सकता कि अगर आप एनवायरमेंटली पोल्यूटेड हैं, एनवायरमेंटली अनसाउंड हैं, दुनिया में क्या हो रहा है अगर आप उससे बाखबर हैं, ना आशना हैं, तो ये हो नहीं सकता है कि आप तरक्की करेंगे। वो बताता है कि देयर इज अ अनडिनाइबल नेक्सस बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम एंड एनवायरमेंटल इशूज एज वेल। तो एनवायरमेंट को भी फोकस करना है। एनवायरमेंटली आपने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसे हैबिट्स को आपने फॉलो करना है, आपने उनको ओबलाइज करना है जो ग्लोबल लेवल का पार्ट बन चुका है। अपनी किताब के अंदर जेफरी सेक्स ये भी बताता है कि कोई भी कंट्री इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता। ये ग्लोबल कोऑपरेशन और पॉलिटिकल विल का इम्तिहान है। ये जो पॉवर्टी है दैट्स एक्चुअली एग्जाम ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। ये जो स्लोगन है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वेयर इज द मिडिल क्लास? द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअरर। तो मिडिल क्लास के ऊपर वो फोकस कर रहा है और वो बता रहा है कि ये पॉवर्टी रिडक्शन रिक्वायर्स कंबाइनिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। जब तक आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल कैपिटल के ऊपर काम नहीं करेंगे, सोशल कैपिटल के ऊपर काम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल कैपिटल के ऊपर काम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल कैपिटल के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो बताता है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो जेफरी सेक्स की किताब को पढ़ने के बाद अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से देखूं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आल्सो फेसेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कि रिसर्च बताती है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 24% ऑफ पॉपुलेशन बिलोज पावर्टी के नीचे है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास देयर आर द मिलियंस ऑफ द पुअर पीपल हु कैन बी लिफ्टेड आउट फ्रॉम दिस पॉवर्टी ट्रैप। अगर आप इंक्लूसिव अप्रोचेस को फॉलो करें, जेफरी सेक्स जो अपनी किताब में जो बता रहा है, अगर हम उनको फॉलो करें तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब मेरे पास एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एक CSS के स्टूडेंट को इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, आप जब भी इम्तिहान दे रहे होते हैं, जब भी आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपके पास थॉट मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास थॉट मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के इनसाइट्स नहीं है, तो आप जो कंस्ट्रक्ट डेवलप कर रहे हैं, आप जो डिबेट कर रहे हैं अपने पेपर के अंदर, वो कैसे पता लगेगा। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे 3-4 चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ गई और मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली आपको कि आप इस किताब को पढ़ें। यह किताब आपको बताएगा, दिस बुक विल गिव यू कंसेप्चुअल क्लियरिटी इन द डेवलपमेंट स्टडीज़,
कि दुनिया में जो डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं जिसके अंदर वो पॉवर्टी ट्रैप की बात करता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी की बात करता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ये जो इतने बड़े बज़वर्ड्स हैं इनको आप तब तक नहीं समझते हैं जब तक आप इनको डेवलप डीपर नहीं करते हैं, जब तक आप इनको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी, ये किताब आपको ये भी बताता है कि इनकम ऑफ सम नेशंस कैन बी द एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर नेशन। तो जो ग्लोबल जो इनइक्वालिटी है, जैसे वो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करता है, इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है, वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करता है, वो अपनी किताब के अंदर नया टर्म लेके आया है केस स्टडी के साथ कि जी वेल्थ कंसंट्रेशन क्या होती है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हैं उनके रीजंस क्या हैं, उनकी फेलेसीज क्या हैं, इसके ऊपर ये बात कर रहा है। फिर अगर आप मुझसे पूछें कि इस किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या होगा, वो ये होगा कि ये मुझे बताता है कि डेमोग्राफिक एंड सोशल डायनामिक्स क्या होते हैं। लोगों ने डायनामिक्स वर्ड तो सुना होगा, मगर डेमोग्राफिक डायनामिक्स क्या है, सोशल डायनामिक्स क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सपोनेंट की वो बात कर रहा है, डिपेंडेंसी रेशोज़ की वो बात कर रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दे रहा है। मतलब दुनिया में पहली मर्तबा किसी किताब के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात कर रहा है, वो अर्बन रूरल डिवाइड की बात कर रहा है। अगर हम एज एन स्टूडेंट ऑफ कंपेयर्ड एग्जाम, अगर मुझे इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, देन हाउ आई विल बी इन पोजिशन टू थिंक अबाउट पॉलिसी पैराडाइम्स। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू रियली वांटेड टू हैव द क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच, देन आई थिंक दिस बुक इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर यू। ये किताब आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल, ये 5 एरियाज हैं, इनको ये रिलेट करता है। इस किताब के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, इस किताब के अंदर जो रेफरेंसेस हैं, इस किताब के अंदर जो इनसाइट्स हैं, वो गैर मामूली इनसाइट्स हैं। वो एक बंदा 40 साल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करके, इंटरनेशनल एजेंसीज में काम करके अगर कोई अपना इंटेक दे रहा है, अगर कोई चीज़ पेन डाउन कर रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद इस किताब में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब रेडीली अवेलेबल है, आपको मार्केट से मिल जाएगी। आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस बुक बिटवीन द लाइन्स। थैंक यू वेरी मच।